चलिए बताइए, तो आपने जो भी है ना सैम्पलिंग और लीनियर अलजेब्रा का, तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी कंप्लीट किया है ना लास्ट लेक्चर में, और लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। तो जो वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या कोई और भी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लास ही है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो बताओ कैसे, असाइनमेंट ओपन करूं या फिर ऐसे ही डिस्कस करें? ट्राई करके आए हो? सर कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं सर। उसमें जो मतलब पाइवोटल क्वांटिटी में जो क्वेश्चन दिया होता है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको किसने कहा है करने के लिए? मैंने कहा है कॉन्फिडेंस। क्या आपने लीनियर अलजेब्रा के सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए जो भेजे थे मैंने? नहीं सर फिर वो सैम्पलिंग के सारे असाइनमेंट कर लिए आपने? सैम्पलिंग हो गया सर। तो उसमें कोई डाउट नहीं है आपको? सैम्पलिंग में डाउट नहीं है, पर लीनियर अलजेब्रा में भी है। ऐसे कैसे सैम्पलिंग में डाउट नहीं, आपने किया ही नहीं है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, आप सर आंसर मैंने बताओ। किया है सर। सारे असाइनमेंट कर लिए आपने जितने भेजे थे मैंने? सैम्पलिंग का ही हाँ, किया है। सैम्पलिंग के 5-6 असाइनमेंट भेजे थे ना मैंने, देखो लास्ट क्लास का ओपन करके चैट। 5-6 असाइनमेंट सैम्पलिंग के थे, 8-10 असाइनमेंट लीनियर अलजेब्रा के अराउंड रहे होंगे। सारे तो नहीं कर सकते, इतना कैपेबल आप थोड़ी हैं कि अब एक दिन में पूरा कर लेंगे, 2 दिन में। उसको करने के लिए आपको सप्ताह चाहिए। सर सेकंड क्वेश्चन बता दीजिए सर सैम्पलिंग वाले का। चलो तो क्या करूँ, व्हाट्सएप से करूँ या इसमें ओपन करूँ? असाइनमेंट ओपन करता हूँ, देखो 1 by 1। अभी जब कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ाएंगे तब कॉन्फिडेंस लेवल कोई डाउट पूछना, तब क्वेश्चन होंगे। अभी नहीं होंगे तो मैं क्या करूँ, वो चीज़ें हैं। अभी तो पढ़ाया नहीं मैंने इस किसी बैच में, मतलब जो बैच 1 के बच्चे उनको पढ़ाया, बैच 2 में तो स्टार्ट ही नहीं हुआ कॉन्फिडेंस लेवल। चलिए क्या सैम्पलिंग वाला ओपन करें, जैम वाला? ये देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ 1 by 1। अच्छा वो भी ओपन करते हैं, रुकिए अभी। इसमें किसी को डाउट है? इसमें कम ही क्वेश्चन है, 11 पेज है बस। देखो ये जो जैम वाला असाइनमेंट है, अच्छा सेकेंड, ओके ओके, तो इसको ओपन होने दो। सो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो अपना अपना खुद जिम्मेदारी लो, मतलब तुम्हारा डाउट हो तुम पूछो, इस भरोसे मत रहो तुम्हारा डाउट कोई और पूछेगा। ये चीज है, तुम्हारा जो डाउट है तुम खुल के पूछो, तुमने पेमेंट किया उसका पूरा वसूल करो। सो मैंने सीखो, सीखोगे, एग्जाम निकले ना निकले लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, ये चीजें हैं। जी जी 1 by 1 करते हैं। तो अभी टाइम है ना 11 का, अभी 6 बजे हैं, 7 बजे, सॉरी 7 बजे 11 बजे, 4 घंटा है। तो जो भी लीनियर अलजेब्रा या सैम्पलिंग के या कोई बाहर के डाउट जो मैं टॉपिक कवर कर चुका हूँ उससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए तो let x1 x2 x3 be a random sample from normal 3 12। ओके, एंड इससे स्क्वायर हम ऑलरेडी जानते हैं 1 by n minus 1 समेशन xi minus x bar होल स्क्वायर है। सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस है। देन प्रोबेबिलिटी, तो ये कुछ ऐसा है ना, ये एक इवेंट E है, ये दूसरा F है। इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, ऐसा है ना। अब E इंटरसेक्शन F को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी E इंटू प्रोबेबिलिटी F। कब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? इसको ऐसा कब लिख पाएंगे? हाँ, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है कि जब नॉर्मल सैंपल होगा तो सैंपल मीन एंड सैंपल, ये थ्योरम था कि x बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर दीजिए आप।
तो ये जो क्वांटिटी है इक्वल आ गई प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन 1.65 लेस देन 4.35 एंड प्रोबेबिलिटी s स्क्वायर मोर देन 0.12 लेस देन 55.26। अब यहां तो आप कन्वर्ट करेंगे इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में, ठीक। तो आप देख लीजिए यहां से x बार माइनस जो x बार का मीन होगा वो 3 होगा और x बार का 1 मिनट x बार का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा खाना नहीं गए थे, अच्छा देखिए तो यहां से x बार का यहाँ सैंपल साइज 3 है तो x बार का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा अपॉन रूट n, तो सिग्मा स्क्वायर आपका 12 है तो कितना होगा ये, है ना। तो मतलब वेरिएंस जो होता है जो x बार का वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर बाई n है ना, तो सिग्मा स्क्वायर 12 अपॉन 3 4 हो जाएगा तो फाइनली ये 2 आ जाएगा, है ना। तो देख लीजिए x बार समझ आता है ना क्या करना होता है, हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है इसको। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके मीन और मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे। तो ये क्वांटिटी आपकी आ जाएगी 1.65 माइनस 3 अपॉन में 2 और 4.35 माइनस 3 अपॉन में 2 इनटू, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो एस स्क्वायर के लिए आसान सा कौन सा थ्योरम होता है, क्या एस स्क्वायर को स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाएंगे या कुछ और बना ले, सर वो n-1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर जो वो बना लेते हैं, है ना। तो जो नॉर्मल सैंपल के लिए आपने पढ़ा ना थ्योरम, सो वहां पे क्या है कि एक तो मैंने यूज किया कि जो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई n, एक तो ये है और एक और थ्योरम हमने पढ़ा है n-1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर इज काई स्क्वायर n-1, ठीक। तो चलिए तो ये हो जाएगा n-1 n आपका 3 है तो n-1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर 12 है आपका। सो सेम चीज इधर कीजिए 2 टाइम 0.12 0.24 बाई 12 लेस देन यहाँ भी 2 टाइम कर दीजिए 55.26 है 2 टाइम कर देते हैं तो 110.52 अपॉन 12, तो ठीक है जी। तो ये हो गया आपका z, तो यहाँ आ गया प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z मोर देन, इसको सिंप्लीफाई कर लो क्या आता है डेसिमल में बताओ, कैलकुलेटर यूज करो एग्जाम में भी अलाउड है, ठीक है ना, वहां भी तुम यूज कर सकते हो। तो 1.65 माइनस 3 अपॉन 2 कितना आएगा, -0.675। नेगेटिव का 0.695। एक मिनट, तो यहाँ कितना आया माइनस में नेगेटिव 0. नहीं सर एक मिनट 675 पॉजिटिव में सर 675 आएगा। यहाँ 0.6 इधर क्या लिखूं लेफ्ट में, ये क्या आएगा 0.675 67 और इधर 0.675 सेम ही आएगा ना। वही मुझे सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे देख लो अब ये तुम्हारा काई स्क्वायर n-1, n हमारा 3 था तो काई स्क्वायर 2, अब इसको जरा चेक करो कितना आ रहा है, ये तो कट जाएगा, कितना होगा ये 12 है ना 0.02, यस तो लेस देन इसको डिवाइड करो 9.21 9.2 यस। चलो अब ये क्वेश्चन आप लोग को ये आ रहा है ये क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू,
तो ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। किस ईयर का क्वेश्चन है, उस ईयर के फर्स्ट पेज पे जाओ और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ये 2006 का था ना, तो आप 2006 वाले उस पे जाइए और क्या होगा, तो ये तो चलो फाई आ जाएगा यहाँ से, सिंपल है कि फाई ऑफ 0.675 माइनस फाई ऑफ माइनस 0.675, तो ये है। और इधर जब आप ब्रेक करेंगे तो देखना होगा ये कौन सा नंबर है काई स्क्वायर में और ये कौन सा नंबर है। जैसे होता क्या है, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं आपको कि जैसे है ना, सो यहाँ पे कोई नंबर है काई स्क्वायर 2 कॉमा लेट्स से अल्फा या अल्फा 1 बोल दो, और इधर है काई स्क्वायर 2 कॉमा अल्फा 2। तो ये अच्छा ये सॉरी, चूंकि ये ग्राफ मुझे काई स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो अभी रफली मान लो ये काई स्क्वायर है ना, अभी समझने के लिए जस्ट, हालांकि ये काई स्क्वायर का बना लो। काई स्क्वायर का पीडीएफ ग्राफ कैसा था, रफली ऐसा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह दो नंबर है ना मेरे पास, सो दिस इज काई स्क्वायर 2 कॉमा मान लो अल्फा 1 है, और ये काई स्क्वायर 2 कॉमा अल्फा 2। तो होगा कि अगर आपसे पूछा जाए इसमें, तो इसका ये मतलब है कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा 1 है, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी भी अल्फा 2 है, तो इधर पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा 2 होगी। तो बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बताओ भाई, बीच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी टोटल अल्फा 2 है, तो ये हो जाएगी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। चेक कर लो, टोटल 1 आएगा इन तीनों को ऐड करने पे, दिस प्लस दिस प्लस दिस 1 आएगा कि नहीं, यस सर। ठीक है ना। सो होता क्या है, ये नोटेशन आपको समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नोटेशन। तो इस नोटेशन का मतलब ये है कि जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा 1 है। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, जब पेपर में तुम जाकर ध्यान से देखो, ऐसा लिखा होगा कि ये 9.21 की जगह लिखा होगा काई स्क्वायर 2 कॉमा कोई नंबर लिखा होगा वहां पे, चेक करो क्या है वो, और यहाँ लिखा होगा काई स्क्वायर 2 कॉमा अल्फा 2। सो 9.21 के वैल्यू दे रखा होगा काई स्क्वायर के टर्म में क्या है, और आपको ये भी बता रखा होगा 0.02 के वैल्यू काई स्क्वायर के टर्म में क्या है। तो ये तो 5 वाला है, तो ये तो चलो ये 1 माइनस हो जाता है ना, 5 माइनस के 1 माइनस 5 के, लिए 2 टाइम हो जाएगा 2 5 0.675 माइनस 1 इंटू क्या ये वैल्यू दे रखी है कि नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी क्या होगी, तो बीच की प्रोबेबिलिटी आएगी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब आपको देखना है कि ये अल्फा 2 क्या और ये अल्फा 1 क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। 0.2 का दिया हुआ 0.99 अल्फा 2 की जगह ना, यस तो मतलब ये कहना चाह रहा आपकी 0.02 जो दे रखा है वो काई स्क्वायर 2 कॉमा 0.99 है, और जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 9.21 वो क्या दे रखा है 0.01। ठीक है, देखिए तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने ना, तो यहाँ 0.0 ये अल्फा 2 लिखा था, अल्फा 2 के प्लेस पे 0.99 है, वो क्वेश्चन में गिवन है, मतलब उस जिस एग्जाम का पेपर है उसके फर्स्ट पेज पे आपको गिवन होगा जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैं चाहिए आपको एग्जाम में, और ये अल्फा 1 की जगह 0 घटा लो इसको, तो यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू 0.99 माइनस 0.01, ये तो हो गया। अब ये भी दे रखा होगा एग्जाम में कि ये क्या है ना, ये उसी पेपर में लिखा होगा कि 0.675 क्या है, दिया है, तो पुट कर लो सारी वैल्यू। अब तो देखो क्या दिया भाई, बताओ इसकी क्या वैल्यू है, दिया है कि नहीं दिया होगा, चेक करो पेपर। 0.675 क्या है, 5 0. या जेड के टर्म में दिया है क्या, हो सकता है ऐसा दिया हो, जेड अल्फा करके दिया हुआ हो, ऐसा कुछ है। इसका मतलब ये है 5 का कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.675। बोलो कुछ है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा।
यस सर 0.250 है। अच्छा 0.250 ओके। बाकी भाई तुम लोग भी अपना वेरीफाई करो, जिस ईयर का क्वेश्चन है उसका ओरिजिनल पेपर पे जाओ, ड्राइव में एक फोल्डर है PYQ जैम ईयर वाइज, उसमें ईयर वाइज पेपर है अलग अलग, उसमें देख लो फर्स्ट पेज पे जाके तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, हो जाएगा ना जी अब, तो यहाँ से पुट कर लो। तो इसको अभी ऐसे लिख देता हूँ मैं α2 माइनस α1, तो ऐसे करके वैल्यू निकाल लो। तो 0.250 और इनटू में ये जो आ गया, ये जो घटा लो इसको, तो 0.98 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। चलो हो गया भाई, किसका डाउट था ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें से जब माइनस करेंगे तो माइनस 0.5 आ जाएगा। किसमें? ये वाला जो एक्सप्रेशन है 25.65675 माइनस 1, तो यहाँ पे ये सर ये 25 ये नीचे वाला जो है यहाँ ये सही ये वाला। अच्छा वो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किया तुम्हें कह रहा हूँ ना, हाँ इसको पुट करो ना, वो तो मैं वैसे ही पुट कर रहा था, क्या आएगा मतलब वो, हाँ तुम कर लो कैलकुलेशन। 0.25 इंटू 2 कितना होता है? 0.5 0.5 माइनस 1, ये सर जो माइनस आ गया तो ये तो गलत बता रहा है, इसका मतलब चेक करो। सर z ग्रेटर देन का है सर, वो सर z ग्रेटर देन 0.675 का वैल्यू ये है। अच्छा z ग्रेटर देन का है, तो लेस देन का बताओ। तो सर 1 माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कई बार ऐसा लिखा रहता है कि z अल्फा, तो अल्फा मतलब इधर अल्फा इधर 1 माइनस अल्फा है। तो ये कितना आएगा? ये मतलब तुम्हारा वो लेस देन का है, तो मोर देन का आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 माइनस कितना 750 आ जाएगा। सर 0.5 हो जाएगा। तो वो तुम चेक करो डेटा ठीक से क्या गिवन है उसके हिसाब से। तो 2.0.7 1.5 माइनस 1 टाइम्स α2 माइनस α1 0.98, चेक कर लो अभी। ठीक है ठीक है भाई, ये शुभांकर तुम्हारे डाउट था ना ये? यस सर। सर थर्ड क्वेश्चन में बार सर उसमें आंसर नहीं हुआ। चलो थर्ड जो है कह रहे कि x है fmn, तो 1/x क्या होगा? सर 1/x fm हाँ दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो पुट कर लो फॉर्मूला याद है मीन का, दोनों का पुट कर लो सीधा सीधा, क्या दिक्कत? सर ex वाला exr वाला जो फॉर्म ex की पावर r वाला जो फॉर्म है उससे। अरे भाई इसका था इसका आएगा n/n-2 और उसका आएगा m/r वाले से पहले भी लिखा था मैंने ex का डायरेक्टली। ex r पे क्यों जा रहे हो उतना लंबा? डायरेक्टली ex का फॉर्मूला था n/n-2 ना, ex का फॉर्मूला है n/n-2, तो इसका आंसर आएगा n/n-2। 1/x है, इंटरचेंज हो गया, तो इसका आएगा m/m-2। क्या दिख रहा है? ये तो है आंसर सी, इसमें सोचना लिखना भी नहीं है, तो देख के पता चल जाएगा। तुम्हें बस ये याद रखना है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, फॉर्मूला, उसका मीन का फॉर्मूला है n/n-2 इसका। और बताओ इसमें कोई डाउट है? ये तो कॉन्फिडेंस लेवल वाला क्वेश्चन आ गया ऐसे तो। सर 23 बता दीजिए। इसमें कितने क्वेश्चन है? 23 है। रुक जाओ भाई, चेक करते हैं होगा। रुको 23 है ना डाउट किसी का? 27 तो 27 किसका? ये वाला ये जो मीडियन है ना, मीडियन ऑफ x5 इज 0.5। मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ x5 0.5 मिल गया, लेकिन ये मीडियन x5 तो मीडियन खुद ही है। अरे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम होता है, इफ एनी रैंडम वेरिएबल इज सिमेट्रिक तो मीन मीडियन आर ऑलवेज इक्वल। इफ दे हैव यूनिमोड, दे आर यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ही मोड है उसके पास अगर है
सो दैट विल बी इक्वल टू मीन मीडियन मोड, तीनों इक्वल रहेगा। तो ये जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ना 5,5, इसका फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 1, सो फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 5,5 आएगा। तो बीटा 5,5 इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट इट्स मीन इज हाफ। तो मीन मीडियन मोड तीनों हाफ होगा, तुम्हें अलग से निकालने की जरूरत नहीं, अलग से निकालोगे तब भी आंसर हाफ ही आएगा। सर सारे ठीक हो गए सर। सारे ठीक कैसे? पहला कैसे ठीक हो गया? ये 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? सर 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक में सर दोनों का एक्सपेक्टेशन मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बता दे तुम कुछ। मैं फिर 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक आएगा शायद। बीटा 9,1 है। बीटा 9,1 फर्स्ट काइंड है। जब x का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट काइंड का, तो x अपॉन 1 माइनस x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो तो बीटा 2 हो जाता है। बीटा सेकेंड काइंड। दिस इज बीटा सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर 9,1। अब तुम बीटा का जाके कंडीशन देखो कि बीटा सेकेंड काइंड का मीन कब एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज द मीन ऑफ बीटा सेकेंड काइंड? a/b-1 होता है, तो वो 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा नीचे। तो हाँ, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है x9 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर 9,1। x अपॉन 1 माइनस x9 अपॉन 1 माइनस x9 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर 9,1। अब उसका जो मीन आएगा वो सेकेंड काइंड में मीन विल नॉट एग्जिस्ट। तो ये कह रहा है फाइनाइट होगा, जो गलत कह रहा था। ए ऑप्शन इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू चुनना है मुझे। सर हो गया है फिर। रुको 10th कौन सा? अच्छा तुम्हारा 10th रह गया। ओ आगे बढ़ गए। इसमें क्या दिक्कत है? ये भी उसी तरह। 27 हाँ 23 डाउट है कि नहीं? नहीं सर 27 रुको वापस आते 10th पे। 27 में सर ऑप्शन डी में नहीं समझ आ रहा है, कैसे करेंगे? डी में ये तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये तो हमने कराया था। आपने 2023 वाला सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा पूरा। 2023 का हमने एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया है ना, तो बैच 3 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ उसमें 5 वीडियो होगा। तो वो 5 वीडियो आप देखोगे तो जैम 2023 के एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, उसमें इसका भी सॉल्यूशन है, मैं बता देता हूँ फिर भी। तो जैम 2023 का हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया, 5 वीडियो है, मतलब 10 घंटे का लेक्चर है। 10 घंटे में सोचो एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आपको डी में डाउट है ना? देखो सीआरडी सॉल्व करते हैं। सो यहाँ सैंपल साइज 2 का है, यहाँ पे क्या है? सैंपल साइज 2 का है ना। सो एक काम करते हैं, मुझे अगर किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, आपको याद है ना, जैसे ये मेरे पास लेट से E1 है, ये E2 है, और मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी। ये जो सर्कल बनाया हूं ए E1 ये है पहला बॉक्स, E2 दूसरा बॉक्स। अब ये जो सर्कल बनाया वो ए है, तो आपको याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ E1 E2 के टर्म्स में? बोलो जी जी। अरे रुको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस E2 इंटरसेक्शन ए, क्या ये सही है? हाँ सर। समझ आ रहा है कि नहीं? अब हो गया, देख लो। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एक लाइन और आगे लिखूंगा तो यही होता है E1 इंटू ए गिवन E1, जिसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। E2 इंटू ए गिवन E2, तो प्रूफ उसी से आता है। तो थोड़ा ये एक्चुअली ये भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें थोड़ा मिस्टेक कर देता हूँ, इसलिए मैं उसको प्रेफर करता हूँ, तो उससे थोड़ा करते हैं। सो ए को मैं वैसा लिख सकता हूँ, सिंपल लॉजिक है। दिस इज बॉक्स E1, दिस इज बॉक्स E2, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन E1 एंड दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन E2, दोनों डिसजॉइंट है तो उसका यूनियन ए के बराबर ही हो जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज दिस, और यही तरीका है टोटल प्रोबेबिलिटी को प्रूव करने का, या बेस थ्योरम का प्रूफ इसी से आता है। तो हो गया। अब E1 आप क्या कंसीडर करोगे, यहाँ रैंडम सैंपल साइज 2 का है, तो या तो x1 लेस देन x2 होगी या फिर x2 लेस देन x1 होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है। इक्वलिटी कहीं लगा लो, पहले में ही लगा लो। तो ये E1 E2 हो गया। A क्या है जो पूछा गया है आपसे, तो ध्यान दो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि ये है प्रोबेबिलिटी, ये A इवेंट है आपका, ठीक है ना, तो मुझे चाहिए 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसको लिखता हूं मैं, ध्यान से देखो आप। तो दिस इज योर कैपिटल A जो मैं वहां लिख रखा हूं, E1 E2 इज दिस। तो अब सॉल्व कर लोगे आप, देखो। सो मैं लिखूंगा A इंटरसेक्शन E1, तो E1 का मतलब क्या है, x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, तो x1 की वैल्यू छोटी है x2 से, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स किसके इक्वल आएगी, तो मेरे पास x1 x2 है ना। अब रैंडम सैंपल साइज 2 का है, तो इस, हाँ, तो इसी में से कोई फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा। Exponential से निकाल सकते हैं ना सर? हाँ सर एक्सपोनेंशियल वाला जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को करना है तो 1 माइनस ब्रैकेट में t पावर हो, लेकिन यहाँ पे दोनों है भाई, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं वो नहीं, हाँ वो यूज कर सकते हो, लेकिन वो तब है जब सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स हो। यहाँ दोनों है, तो यहाँ ज्वाइंट यूज करना पड़ेगा। ज्वाइंट नहीं यूज करो, बिना ज्वाइंट के कर रहा हूँ, देखो। तो x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा है, x1 सो 3 टाइम x1 लेस देन, इनमें से सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कौन होगा, अंडर E1 बात कर रहे हैं हम, x2 तो जो ज्यादा है वो x2 है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, A इंटरसेक्शन E1 लिख दिया। A ये था, E1 ये था। जब x1 छोटी है x2 से, तो जो छोटी वाली है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, जो लार्जर है वो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब सेकेंड मैं लिख रहा हूँ E2 इंटरसेक्शन A। अब इसके हिसाब से सोचना है मुझे अब, तो प्रोबेबिलिटी अब इसी को लिखना है इसके अकॉर्डिंग। तो जब x2 है तो x2 छोटी है, तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स किसके इक्वल आएगी, x2 x2 के। तो 3x2 less than x1 हाँ, अब ये आप निकालना जानते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी, ज्वाइंट को हाँ ठीक है कर लीजिए इससे। अब ये है, ये भी ऐसे ही जैसे भी आपको समझ आ रहा है, dx2 dx1 से कर लीजिए कैलकुलेशन, ये है। तो अल्दाउ दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। हो जाएगा। हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा, तो आप इससे कर सकते हैं। और यही सब सीखना है ना, मैं भी ऐसे सॉल्व करके सीखता हूँ। तो ये अब मैं, क्योंकि एग्जाम में आप जानते हैं ऑलरेडी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या है उसका, पीडीएफ सीडीएफ क्या है, लेकिन वो जानना सफिशिएंट नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके लिए आपको पहले से सॉल्व करके जाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया। ये सब कुछ ना तरीका है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला टेक्निक यूज हुआ है यहाँ पे। चलिए 10th पे आते हैं अब। तो और कोई डाउट रह गया किसी का इस असाइनमेंट में? 10th रह गया खाली, तो सर क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा रुको, ऑप्शन सी और डी कौन सा ये 20, यही ना, मतलब ये इसमें 20 ये 38 है। हाँ सर इसमें ऑप्शन डी और सी। हाँ, तो आप इसलिए क्लास में आया करो। ये हम कल कब डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक कल ही डिस्कस कर रहे थे। कल डाउट क्लास कब हुआ था लास्ट? तो देखो, हाँ कल या परसों डिस्कस कर रहे थे जब लास्ट क्लास डाउट, हाँ परसों हुआ था 9 to 11 में डाउट क्लास, उसमें ये क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसमें क्या दिक्कत है, बी में क्या दिक्कत है आपको, ये xi यूनिफॉर्म 0 1 है, ये तो क्लास में कराया। x1 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सर का स्क्वायर 1। सर सी पूछ रहे हैं। हाँ सी में, चलो सी में आओ। अच्छा सी और डी पूछ रहे हो, ठीक है। तो सी में देखो, सी में सिंपल है, एक थ्योरम था, तुम यहां से बताओ, एक तो तुम्हारे पास न्यूमरेटर का स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर भी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। और का स्क्वायर गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, होता है कि नहीं? का स्क्वायर इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, का स्क्वायर स्पेशल केस है गामा का। तो न्यूमरेटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, डिनोमिनेटर में गामा डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, तो एक थ्योरम है, वो ही काफी है। अब उतना आपको समझ आ रहा होगा। देखो मैं लिखा था लास्ट टाइम ये कि x अगर है गामा अल्फा 1 बीटा
एंड y है गामा अल्फा टू बीटा, ठीक है ना। और आप जो कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपका काई स्क्वायर n बनेगा, सो दिस इज गामा n/2 1/2, ठीक है ना। आप ये यूज करना, तो जो काई स्क्वायर बनेगा उसको गामा बना लो पहले। तो ये जो आ जाएगा, देन थ्योरम ये होता है पहला पॉइंट कि x अपॉन y एंड x प्लस वाई आर, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दिस बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये थ्योरम है ना। वीके रवदगी में पेज ही बताए थे, जाके देखना। वीके रवदगी में जहाँ गामा डिस्ट्रीब्यूशन है तो x अपॉन वाई x प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट, एंड दूसरा कंडीशन है x अपॉन x प्लस वाई एंड x प्लस वाई आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। सो ये सेकेंड पॉइंट यूज हो गया, ये थ्योरम में ये यूज हो रहा है। देखो x अपॉन x प्लस वाई और x प्लस वाई इंडिपेंडेंट है, देखो यहाँ पे। तो ये देखो, ये x अपॉन, मान लो ये ऐसा है, x अपॉन वाई है तुम्हारा, ये क्या है x अपॉन वाई, काई स्क्वायर बनेगा, थोड़ा मैनिपुलेट कर लेना। तो x अपॉन वाई और ये है x प्लस वाई, तो x अपॉन वाई मतलब पूरा u इंडिपेंडेंट है डिनोमिनेटर से, ठीक। तो डिनोमिनेटर से ही इंडिपेंडेंट है बस। अब न्यूमरेटर में क्या है x2 माइनस x3, तो न्यूमरेटर में जो है ना x2 माइनस x3 वो x2 प्लस x3 से इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल 0 1 है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में एक्स वाई आर IID स्टैंडर्ड नॉर्मल, देन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट, तो इसीलिए वो भी एक थ्योरम है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में। सो x2 माइनस x3 एंड x2 प्लस x3 आर इंडिपेंडेंट, और x2 माइनस x3 से इंडिपेंडेंट है ही, क्योंकि x1 x2 x3 खुद इंडिपेंडेंट एक दूसरे से। तो x1 जो होगा, तो कहने का मतलब मैंने ये दिखाया कि जो u है ना, u इज इंडिपेंडेंट टू डिनोमिनेटर एंड u इज इंडिपेंडेंट टू न्यूमरेटर ऑल्सो। सो ये पूरा u और v इंडिपेंडेंट हो गया एक दूसरे से, ठीक है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ये x अपॉन वाई है, और ये मान लो समथिंग w अपॉन x प्लस वाई है। तो x अपॉन वाई इंडिपेंडेंट ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस वाई एंड x अपॉन y इंडिपेंडेंट ऑफ w। तो ये w अपॉन x प्लस वाई एंड x अपॉन y आर इंडिपेंडेंट। अब इसमें क्या है, पुट कर दो, खुद ही बन जाएगा। ये v के जगह तुम रख दो वो पूरा, और 1 प्लस u की जगह पूरा रखो, ये खुद ही बन के आ जाएगा। बन के नहीं आ रहा? तुमने b डिसाइड किया है? सर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। हाँ, तो उसी तरीके से ये भी आ जाएगा, d भी आ जाएगा। देखो अगर फर्स्ट सही है तो ये भी हो जाएगा। क्योंकि नुकसान ये है ना, क्योंकि सारे बच्चे रेगुलर तो है नहीं। देखो क्लास में 300 बच्चे होने वाले हैं, और क्लास कितने बच्चे आते हैं? अभी डाउट क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे। अब ये बाकी क्या है, और बाकी सबको एक ही क्वेश्चन में डाउट, क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन है सबको डाउट आएगा, तो एक एक करके पूछते हैं। अगर वही रेगुलर रहेंगे तो सबका एक साथ क्लियर हो जाता है, ये है। लेकिन रेगुलर सब एग्जाम के टाइम पे जगेंगे, अभी सब सोए होंगे, है ना। कुछ लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं, बाकी सब एग्जाम के टाइम पे जगेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हाफ v इंटू 1 प्लस यू, पुट कर लो जरा इसको, v इंटू 1 प्लस यू। सो v इंटू 1 प्लस यू क्या है? हाफ v के जगह रख दो, v जो था 2 टाइम x2 माइनस x3 होल स्क्वायर अपॉन 2x1 स्क्वायर x2 प्लस x3 होल स्क्वायर एंड इंटू 1 प्लस यू, v था ना ये। अब 1 प्लस यू, यू को 1 में ऐड करो, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। तो 1 प्लस यू करोगे तो ये आ जाएगा 2x1 स्क्वायर प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर अपॉन x2 प्लस x3 होल स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो गया। मैंने क्या किया, 1 प्लस यू देख लो क्या होगा, ठीक से ऐड करके ये कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब तुमने इस असाइनमेंट का अगर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, इस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यही तो है ये क्वेश्चन जो है इस असाइनमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन है। ये जो बन के आया अभी, क्या बनेगा जी, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सर f1,1 से। हाँ, अब ये डिसाइड करना है। तो √2 से यहाँ डिवाइड कर दो, √2 से यहाँ डिवाइड कर दो,
तो ये जो क्वांटिटी है ये काई स्क्वायर 1 हो जाएगी, ये भी काई स्क्वायर 1 हो जाएगी, और ये दोनों स्क्वायर कर लो, √2 कमी है, √2 से डिवाइड कर दो दोनों को, इसको है ना u डिवाइडेड बाई √2, u डिवाइडेड बाई √2, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया, ये भी स्टैंडर्ड नॉर्मल है। स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर काई स्क्वायर 1, स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर काई स्क्वायर 1। अब ये थ्योरम लगा लो, सो ये हो गया F11, क्या ये है ना, ये फॉल्स दिया होगा, चेक करो। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा है, तुम अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते ना तो दिख जाता। कई बार क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं, लेकिन तुम थोड़ा हिम्मत रखो और क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो फिर सॉल्व हो जाता है ना। बस पेशेंस रख के आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। जस्ट क्या किया, पुट किया हमने यूवी को, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म आया, फिर F11 है, और ये वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का है। ये तो जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, रिपीट ही होंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी, तुम देखोगे जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ये फील भी हो रहा होगा कि दुनिया जो तुम बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है वो हर असाइनमेंट में, हर बुक में, हर जगह है, हर एग्जाम में आते हैं। हाँ जी 10th, तो सर इसमें मेरा सी आ रहा है सर। अच्छा 10th कह रहा है कि क्या दिक्कत हो रहा है? सर आंसर सी मेरा तो मिल नहीं रहा, मुझे बता। अच्छा चलिए ट्राई करते हैं। सो x1 m साइज का है, yi n साइज का है। अब ये समेशन पहले x बार में कन्वर्ट कर लो इसको, एंड x बार में कन्वर्ट करके आसान हो जाएगा, चेक करते हैं। चलो सर ऊपर वाला काई स्क्वायर हम बना था और फिर तो नॉर्मल सैंपल से लिया गया है, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सैंपल से लिया गया है और इंडिपेंडेंट। देखो तो W जो तुम्हारा है, मैं इसको अगर कन्वर्ट समेशन xi को क्या लिख सकते हो तुम, m x बार का स्क्वायर और बाहर n पहले से है, m क्या लिखो जी, m और ये हो जाएगा n y बार का होल स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले सर वो वाई स्क्वायर है ना। हाँ अच्छा एक मिनट, ओ तो इसको मुझे थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ ये मैंने उसका स्क्वायर ना वो करना पड़ेगा, एक मिनट। चलो तुम ये बताओ तुम्हारा क्या था, x1 से लेके xm तक ये IID नॉर्मल 0,1 था, राइट। तो समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सर नॉर्मल 0,n m तक सम है ना, सम m तक था तो m कर दिया इसको मैंने। अब तो नॉर्मल मीन तो 0 रहेगा, वेरिएंस m हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि समेशन xi अपॉन रूट m, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी अब? स्टैंडर्ड। हाँ ये नॉर्मल 0,1, क्योंकि हमने इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। चलो तो उस तरह बना लेंगे न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर, फिर आपने n लिख दी समेशन। अच्छा हाँ हाँ ये गलती हो जाती है ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, समेशन वैसे ही, अब yi है तो y1 से लेके yn तक, ये भी नॉर्मल 0,1 है। तो बताओ y1 स्क्वायर से लेके yn स्क्वायर तक, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हाँ काई स्क्वायर 1, ठीक। तो काई स्क्वायर 1 है तो समेशन yi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? काई स्क्वायर है तो n टर्म तक ऐड किया तो काई स्क्वायर n, ठीक। सो अब क्या होगा, तो क्या अब क्या दिक्कत है? देखो तो अब क्या करते हैं, उसमें हमें न्यूमरेटर में बनाना है, इसको वो करो, अब ठीक से लिख लेते हैं w को। सो दिस w इज, यहाँ तुम्हें था समेशन xi अपॉन रूट m, तो समेशन xi अपॉन रूट m इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले से n है, अब मैंने क्या किया, तो ये जो m डिनोमिनेटर में ऊपर गया, रूट m बन के साथ में चला गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ये है काई स्क्वायर n,
ये जो समेशन तुम्हारा वाई आई स्क्वायर है, अभी लिख देता हूँ, समेशन वाई आई स्क्वायर, इस n को डिनोमिनेटर में बुला लो, तो यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है, तो ये आ गया। तो W तुम्हारे पास ये है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो ये नॉर्मल 0 1 है, इसके स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फिर स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, का स्क्वायर 1, Yes. ठीक है। तो अब देख लो अब क्या हो गया, तो अब तुम्हारा क्या बना, न्यूमरेटर है का स्क्वायर 1 और ये समेशन वाई आई स्क्वायर क्या है, का स्क्वायर n, तो का स्क्वायर n अपॉन में n ऑलरेडी है, यहाँ अपॉन में 1 कर दो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, हाँ सर, F1, ठीक है, देख लो। सर एक चीज बता दीजिए सर। जी सर वो जो आपने सर सेकंड लाइन में लिखा है सर, आपने बताया था x बार का डिस्ट्रीब्यूशन सर कि मतलब 0 कॉमा और नहीं 0 कॉमा नहीं मतलब म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को एप्लीकेशन ये 0 कॉमा एप्लीकेशन ये क्या है, सर ये समेशन x i समेशन एक्स आई एक्स बार में अंतर है कि नहीं, जैसा थोड़ा अंतर है सर 1/n तो रहेगा सर। अरे भाई तो वही तो तुम्हें दिमाग लगाने हैं, यहाँ ऐड किया, अरे कैसे हो गया सर? हाँ ये बताओ, पहले तो x बार का तुम्हें रट्टा थोड़ी मार, तुम रट्टा क्यों मार रहे हो, तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्मा स्क्वायर बाई एम हो जाता है यहाँ पे, जो समेशन एक्स आई है ना, तुम इसका मीन वेरिएंस काहे नहीं निकाल लेते, अगर तुमसे पूछूं व्हाट इज द मीन वेरिएंस निकालो, मीन तो 0 ही आ जाएगा। अरे भाई ये देखो x1 से लेके xm तक था, अगर इस पे मैं मीन लगाता ना, जैसे इसका मीन लगा दूं, सो मीन ऑफ x, सबका मीन 0 हो गया, फिर ऐसे इस पे वेरिएंस लगाओ, तो वेरिएंस लगाओगे तो क्या होगा, इसका वेरिएंस क्या आएगा, यस सर समझ गया सर। तो 1 1 1 ऐड होके m हो जाएगी, तो यही तो किया मैंने वहां पे कि मीन 0 वेरिएंस m, तो मीन वेरिएंस निकाल लो सीधा, जो भी वहां पे रहेगा उसका मीन वेरिएंस निकाल लो, ठीक है जी। तो आई थिंक ये असाइनमेंट में कोई डाउट है, और देख लो सर वो एक बार वो पीछे करना है सर, वो सर जैसे आपने एक्शन को रिड्यूस कर दिया है वो 1 में, सर ये का स्क्वायर 1 में जैसे रिड्यूस करते हैं इस एक्सप्रेशन को, सर वैसे ही एन को रिड्यूस हो जाएगा ना, एन रिड्यूस ना उसको कौन सा? सर ये वाला जो न्यूमरेटर में स्क्वायर बाहर है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर अंदर है। हाँ वो डिफरेंस है, शुरू में ऐसे हो जाता है ना, वहां देखिए समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो नॉर्मल है एक्चुअली, उसका स्क्वायर हो रहा है, इसलिए का स्क्वायर 1 बना है। यहाँ क्या हो रहा है कि वाई स्क्वायर का सम हो रहा है, तो खुद वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, तो जब सम हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होता चला जाएगा, वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड नहीं हो रहा, वो नॉर्मल का स्क्वायर है, यहाँ का स्क्वायर का सम है, ऐसा है, ओके सर। मतलब वो अलग अलग है, वही ध्यान देना है कि वो समेशन एक्स आई का स्क्वायर है, ये वाई आई स्क्वायर का सम है, वहां सम का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर का सम है, डिफरेंट है। सर एक सिक्स्थ क्वेश्चन में जरा बता दीजिए सर। हाँ यहाँ बताने के लिए खड़े हैं, तुम बताओ, और कोई क्वेश्चन किसी का रह गया हो तो 6th में, हाँ क्या डाउट है, अरे भाई क्यों घबरा, तुम पूछो ना, मैं डाउट नहीं, क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्या डाउट पता नहीं चल रहा तुम्हें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यस सर। तो x100 का मीन कितना है, एक्सलेट का मीन तो सर 2 होगा। 2 मीन घटाया है, अब डिवाइड किससे किया है, s क्या होता है, एस सर मीन वेरिएंस नहीं नहीं मेरे भाई तुम्हें थोड़ा सा डाउट यहाँ आ रहा है, x अगर है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो मुझे ये बताओ x माइनस म्यू बाई सिग्मा क्या होता है, सर नॉर्मल 0 नॉर्मल 0 1, और ये जो x माइनस म्यू बाई एस है ये क्या होगा, जब तुम्हें नहीं दिखे तो तुम एक काम करो, x माइनस म्यू बाई सिग्मा एस बाई सिग्मा, देखो ध्यान से, और तो ये तो तुम्हारा हो गया नॉर्मल 0 1 न्यूमरेटर में, अब इसको तुम लिख सकते हो रूट में एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हो। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा,
कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहाँ गलती साइज सैंपल साइज 100 नहीं लेना क्योंकि इंडिपेंडेंट रखना है तुम्हें, और इसका भी पर्पस यही है। देखो ध्यान से, एस का डेफिनेशन क्या लिखा है इन्होंने, एस स्क्वायर 1 से 99 तक का सम है। पहले 99 रैंडम वेरिएबल, तो 98 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो देखो 98 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 98, तो इस क्वांटिटी को मैंने ये नाम दिया। तो अब तुम्हें बताना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। तो ये हो गया नॉर्मल 01 और डिनोमिनेटर है रूट में काई स्क्वायर 98 अपॉन 98, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? हाँ T98, यही आंसर है आपका। सो T, ध्यान क्या रखना था कि न्यूमरेटर ये x 100 क्यों लिखा था, क्योंकि इस s में 1 से 99 तक रैंडम वेरिएबल आया है और वो 1 से 99 जो है वो x 100 से इंडिपेंडेंट है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट होने चाहिए तब जाके ये T बनेगा। तो इसीलिए तो ये 100 बस इंडेक्स था, इट वाज इंडेक्स, तो वैसा है। अदरवाइज यू नो Tn-1 ना क्या था, तो 99 सैंपल का था ये एस जो था ना, सैंपल 99 का सैंपल वेरिएंस का रूट है, मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये T98 आया यहाँ पे, बिकॉज दिस इज ऑफ सैंपल ऑफ एस जो है एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस है, सैंपल साइज 99 का। तो आपको याद होगा डायरेक्टली भी फॉर्मूला लिखते थे ना हम लोग, क्या लिखते थे कि x बार माइनस म्यू बाई एस बाई रूट 10, ये क्या फॉलो करता है? नहीं, हाँ Tn-1 है ना, और ये था x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, ये है नॉर्मल 01, ठीक है। तो उससे कुछ रिलेट कर सकते हो तुम, और यहाँ क्या किया, सिग्मा हटा के s रख दिया, तो ये t में चला गया। ये रूट 99 होना चाहिए था यहाँ पे, कौन सा? यहाँ पे x माइनस ये जो x बार माइनस म्यू। हाँ, लेकिन तुम अपने तरीके से, मैं बोल रहा हूँ, चीजों को अज्यूम नहीं करना है, तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन में एस स्क्वायर क्या है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में एस स्क्वायर लिखा हुआ है, सो व्हाट इज द, यहाँ पे एस स्क्वायर करो, बोलो सब स्क्वायर करो, व्हाट इज एस स्क्वायर हियर? 1/98 और सर ये 1 से 99 तक x माइनस। So what is n here? What is n? Value of n in this s square? 99। हाँ, तो समझ आया आपको? सर ये सर दूसरा, लेकिन फिर भी इसमें तो सर 98 आ रहा है। हाँ मेरे भाई, n तुम्हारा क्या है? अच्छा हाँ सर n-1 इक्वल टू n होता है, सॉरी सर एक नीचे n-1 होता है, ठीक है ना। काई स्क्वायर n-1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? काई ये n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर है, n-1 एस स्क्वायर, हाँ समझ तो आ ही गया तुम्हें, n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, दिस इज काई स्क्वायर n-1 एंड दैट्स व्हाई n99 n-1 98। ठीक है, सर एक प्रॉब्लम है सर। बोलो, इसमें डाउट है? सर क्वेश्चन 27 में मैंने किया है पर वो आ नहीं रहा, मतलब अब देखिए मैंने किया है मतलब। तो अगले असाइनमेंट पे आते हैं हम, क्या नहीं आ रहा है मतलब? सर क्वेश्चन जो ऑप्शन ए में जो है कि 2x1, तो वो सर f of x1 एक्सपोनेंशियल 2 फॉलो कर रहा है, मतलब उसका जो पीटीएफ निकाला है तो वो एक्सपोनेंशियल 2 आ रहा है, तो फिर उससे तो सर नहीं हो रहा, मतलब वो तो काई स्क्वायर 1 नहीं हो रहा, मतलब एक्सपोनेंशियल 1 हो रहा है ना, एक्सपोनेंशियल f of x1 एक्सपोनेंशियल 2 डिक्रीज हो रहा, मतलब एक्सपोनेंशियल 2 हो रहा है, पैरामीटर 2 हो रहा है। पैरामीटर 2 हो रहा है, हाँ, फिर 2 of x1 ले, मीन कितना है? छोड़ो, मीन कितना है उसका? उस ये of x1 का मीन है 1/2। तो गलत किया तुमने, ठीक से करो।
दोबारा कैलकुलेशन करो, ये तो थ्योरम होता है ना। जो मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी? सर मैंने तो वही लिखा हुआ है n 1 minus capital Fx to the power small to the power n minus 1 into small fx। हाँ तो कोई बात नहीं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तुम, यू मल्टीप्लाई बाई 4 टू मेक इट, तुम बता रहे हो सही है वहां तक। उसके बाद यू मल्टीप्लाइड बाई 4। मैं तुम्हें देखो, तुम लोग पहले सजेस्ट करता हूँ जो गेट वाले लोग हैं, पहले तो जैम के सारे सोल्यूशन ठीक से कर दो। तो ये जैम 2023 के पेपर हैं, हमने जैम 2023 का ऑलरेडी सॉल्यूशन करा दिया है। आप गेट वाले ग्रुप में हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, बैच 3 नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसको खोलो, उसमें 5 वीडियो है, पहले उसको कंप्लीट करो, उसमें इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको पहले अच्छे से कंप्लीट करो। बैच 3 नाम से जो प्लेलिस्ट है, बैच 3 PYQ सॉल्यूशन स्टार्ट किया था हमने, 4-5 क्लास लिए थे, उसमें 2023 के सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। यहाँ करना क्या है, यू मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आया, एक्सपोनेंशियल कितना 2 आया ना। सो व्हाट इज द 4 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? सर हाँ हाफ आ रहा है। वो काई स्क्वायर 2 हो गया एक्चुअली, तो वो काई स्क्वायर 2 हो जाएगा। जब यहाँ तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो बी ऑप्शन ट्रू है यहाँ पे, तो ये 2 तुम्हें डिनोमिनेटर में भी चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को। तो 4 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स will have distribution chi square 2 and denominator will have distribution chi square 2, and that's why chi square 2 upon chi square 2 will reduce to f22। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन f2, ए ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन भी ट्रू है। अच्छा सर अब ठीक है। बी कैसे ट्रू है इसका भी प्रूफ करा चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2023 में क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 60, जैम 2023 के एक एक क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया है। सो यू फर्स्ट फिनिश वीडियोस, जो 4-5 वीडियो 2023 का सॉल्यूशन है, बैच 3 नाम से प्लेलिस्ट है, ये यूट्यूब पे पब्लिक भी है मेरे चैनल पे, तुम जाके देख सकते हो। तो उसमें 5 वीडियो हैं, 4 मेनली अभी डिस्कस किया, एक पुराना वाला है, तो एटलीस्ट वो 5 देख लो, तुम्हें एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एडवाइस दूंगा कि पहले आप खुद ट्राई करो। आप अच्छा कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ये नहीं कि पहले सॉल्यूशन ही देख लो। देखो सीखने का तरीका ये है कि पहले हम खुद कोशिश करें, फिर हमें ताकि ये पता हो कि हमें क्या आता है और क्या सीखना है। तो जब आप वीडियोस देखोगे तो वो चीजें ज्यादा सीख पाओगे जो आपको नहीं आता है। अदरवाइज क्या होगा, शुरू में वीडियो जो बच्चा देख रहा है क्या कर रहा है, सब सीख रहा है, मतलब उसको कुछ नहीं आता, ऐसा है। तो ऐसा तुम यकीन खुद भी करने लगोगे कि तुम्हें नहीं आता। होगा क्या, जैसे तुम खुद सॉल्व कर लोगे ना, तो समटाइम्स योर मेथड विल बी बेटर देन माइन। बाद में तुम्हें ये समझ आएगा, अच्छा ये भी मेथड हो सकता है, मैं किसी और तरीके से किया वो भी सही था, सर ने इस तरीके से कराया ये भी सही है। तो जब खुद से करोगे तुम्हें और डिफरेंट अप्रोच दिखेगा, क्योंकि मेथड फिक्स थोड़ी है। तो इसलिए पहले 2023 एग्जाम के एक एक क्वेश्चन सारा कर जाओ, उसके बाद वीडियोस कंप्लीट करो, तो उसमें वो चीजें सीखने को मिलेगी जो आपको नहीं आती होंगी। फिर भी कुछ रह गया तो मेरे से डिस्कस करो, ये चीज है। चलिए, तो इसमें हो जाता हो गया सबका डाउट, किसी और बचा है बता जल्दी। चलो ये कंप्लीट। अब कौन सा, जो नॉन पीवाईक्यू ये वाला था आई थिंक असाइनमेंट, देखो हाँ ये नॉन पीवाईक्यू वाला है, तो या वो गेट वाला ओपन करे, गेट वाला भी ठीक है। अभी ये करते हैं नॉन पीवाईक्यू, ये भेजा था मैंने ग्रुप में, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे ना, यही वाला है ना शायद, 100 क्वेश्चन है इसमें। कितने हैं? 40 क्वेश्चंस का दिया था हमने नॉन पीवाईक्यू। अच्छा इसका शायद कम, अच्छा वो एस्टिमेशन वाले में 100 होगा। तो अच्छा इसमें ज्वाइंट एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नाम से है, इसमें कौन सा डाउट है आपको? ये वाले में नहीं चलेगा, आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसको आई थिंक नेहा को डाउट, हाँ जी नेहा आपको डाउट है इसमें? दूसरे वाले एक मिनट दूसरे वाला खोलता हूँ, ये वाला होगा। अच्छा अरे दूसरे इसी तनुजीत चक्रवर्ती का आ गया, तो हाँ ये वाला होगा। हाँ बताओ इसमें कौन सा डाउट है? 6th। इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स भी होंगे, तो कोई क्वेश्चंस कई बार बहुत सारे गलती क्वेश्चन भी गलत होगा इसमें, तो है ना बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे गलत टाइपिंग है या उस तरह गलती हैं।
क्या कर रखा है कि टाइपिंग पूरी क्लियर नहीं है। हाँ, इसको मैं ठीक से टाइप करवा देता हूँ, एक बार ठीक से टाइप करवा दूंगा अभी ना। तो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास x1 x2 xn IID रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF ये है, तो y इज -2 log। तो आपको पता है क्या कि CDF का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू यूनिफॉर्म 0 1। तो -2 टाइम, जिनका डाउट है ये 6 क्वेश्चन में, ये क्या है -2 log f1x f2x। तो log की प्रॉपर्टी से ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये log f1x एडिशन हो जाएगा, तो काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर 2 ऐड हो जाएगा n टाइम, तो काई स्क्वायर 2n हो जाएगा। ठीक है, तो 6 तो यही है, काई स्क्वायर 2n। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि काई स्क्वायर n है तो x/2। अरे भाई तुम लोग तो ये क्या, इसमें क्या ऐसा है जो तुम्हें नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता क्या डाउट है इस क्वेश्चन में, मतलब क्या बताना है मुझे। सर इसको गामा चेंज कर सकते हैं ना सर? अरे ट्रांसफॉर्मेशन आता है तुम लोगों को, ट्रांसफॉर्मेशन करना ऑप्शन नहीं आएगा। तो पूछा ही नहीं। काई स्क्वायर n का PDF लिख लो, या तो काई स्क्वायर n को गामा में लिख लो, तो गामा तुम्हारा हो जाएगा n/2 1/2। अब x/2 है तो ये सेकंड वाले को इफेक्ट करेगा, है ना, कंपोनेंट किसको इफेक्ट करेगा, सेकंड को। तो ये अच्छा डिपेंड करता है इसका पैरामीटर क्या है। देखो मैं बोल रहा हूँ जैसे गामा उमा में दिक्कत पता है क्या है कि हर बुक का अपना नोटेशन है, कुछ लोग अल्फा बीटा, कुछ लोग बीटा अल्फा लिखते हैं, अल्फा बीटा में 2 PDF है, तो डिपेंड करता है इसने कौन सा PDF लिया है। तो आपको ये नहीं समझना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि इसने गामा तो लिखा है ना, कौन सा वाला गामा, आई थिंक यहाँ लिख रखा है एक, है ना, PDF ऑफ गामा इज इक्वल y। तो ये वाला गामा यूज कर रहा है, a की पावर m गामा m x की पावर m माइनस e की पावर m x, इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि जस्ट यू शुड, देखो मेरा क्वेश्चन ये होता है सिर्फ कि आपको अप्रोच पता है। अब आपको ये परेशानी होगी ऑप्शन कौन सा है, क्या ही फर्क पड़ता है ऑप्शन क्या है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, क्या आपको x/2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आता है, दैट सिंपल। या तो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लो या थ्योरम यूज कर लो सीधा सीधा कि ये गामा काई स्क्वायर n/2 1/2 है, x/2 है, तो काई स्क्वायर इसको डिवाइड कर दो 1/2 से, आई थिंक काई स्क्वायर n/2 1 आ जाएगा। लेकिन इसने क्या लिखा है, अब इसने पैरामीटर चेंज करके लिखा है कि अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा। तो हर बुक का अपना नोटेशन है। अब जिस बुक से इसने क्वेश्चन उठाए हैं तो उस बुक का ये नोटेशन होगा इस तरीके से। तो ये प्रसन्ना साहू बुक या अलग अलग बुक अलग नोटेशन है, तो उस बुक का है। ठीक है ना, फॉर्मूला नहीं देखे थे इसीलिए। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ कि नोटेशन इसने अलग कर रखा है, तुम उसमें मत जाओ, बस देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो कि नहीं। तो थ्योरम यूज कर दो। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 में MHD में x का पावर में क्या लिखा है, क्लियरली लिखा है -1/2। अच्छा इसको मैं दोबारा टाइप करवा देता हूँ, दोबारा भेज दूंगा टाइप करवा के, इसमें ना ये बहुत ब्लर है। तो x नॉर्मल 0 1 है तो mxt क्या होगा, किसका mxt, x स्क्वायर का। अच्छा इसमें बहुत क्लियर नहीं है ना, हाँ 1 - 2t की पावर -½ और t लेस देन हाफ ना, बी ऑप्शन। ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का पूछ रहा है आपसे, नॉर्मल 0 1 है तो x स्क्वायर का, x स्क्वायर क्या होगा, काई स्क्वायर 1। अच्छा काई स्क्वायर 1, तो काई स्क्वायर 1 का 1/2 कॉमा है ना, ये इसका b होगा। ठीक है ना, उस तरह से। और क्या पूछना है? 11th also. The 11th. Sir, I am getting 3 options, but I want C. हाँ कोई प्रॉब्लम, देखो तो वही थ्योरम लगाना। आपको क्या लिख रहा है, k - 1 s² बाई सिग्मा स्क्वायर। सो यू नो k स्क्वायर है ना, यहाँ पे sk स्क्वायर लिखा होगा, तो दिस स्क्वायर इज काई स्क्वायर। ये क्या होता है, n - 1 s² बाई सिग्मा स्क्वायर, काई स्क्वायर n - 1, तो इसे काई स्क्वायर k - 1 प्लस काई स्क्वायर n - k + 1। ऐड कर लो डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या हो जाएगा, k - 1 और n - k, तो n - 2 आ जाए। सो काई स्क्वायर n - 2 बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, the first one has distribution chi square n - 1, second one has distribution chi square n - k - 1. When you add two random variable, their distribution is just add degree of freedom.
तो k-1 प्लस n-k-1, के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n-2 आ गया। दिस इज द ऑप्शन। हाँ, और बताओ। 90। 19 कह रहा है कि x, रुको मैं भेज देता हूँ टाइप करने को ना, वो कर देगा। तो ठीक है। हाँ 21, हाँ बताओ। सर कैंडिडेट में अगर इस कर भी लेते हैं कि वो x follows p n जो लग रहा है कि वेट फॉलो करेगा, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कैसे करेंगे? मतलब x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर का पावर माइनस 1 इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है, बट ये सॉल्व नहीं हो रहा है इसकी वजह से। ये क्या है, t क्या है यहाँ पे, n दिख रहा है। लग तो रहा है हाँ सर, ये, मतलब भी कोई भी फ्रीडम इस एक्सप्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो, अज्यूमिंग n हो तो अच्छा एक मिनट। अच्छा तो कैसे आएगा, एक तो तरीका ये है कि तुम उसका पीडीएफ देखो, टीएन का क्या होता है, उससे रिड्यूस हो जाएगा ये। टीएन के पीडीएफ में आता है ना कहीं कहीं 1/x² n तो आता है वहां पे कुछ ना। टीएन का पीडीएफ क्या होता है, टीएन के पीडीएफ देखो तो सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज कर लो, जो तुम्हें डायरेक्टली रिजल्ट ना याद हो तो फॉर्मूला यूज कर लो। ये देख लो पीडीएफ क्या है, तो ये फंक्शन क्या होगा, जैसे पीडीएफ में है 1 प्लस x स्क्वायर बाय n। हाँ तो रिड्यूस हो जाएगा वो। मतलब इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सॉल्व कर दो। जी जी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगा लो। हाँ y बराबर gx टाइप का है तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो। ठीक है सर। नेक्स्ट कौन सा है, सर 20। इसमें क्या दिक्कत है, देख कर डर लग गया क्या तुम्हें? नहीं सर, वो a स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, उसका वो समझ नहीं आ रहा डिफरेंस। एक्चुअली यहाँ पे पूल्ड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट होता है, ये यूज होगा अभी उसमें क्या बोलते हैं, एज अ पाइवट यूज कर। हाँ टेस्ट वो कॉन्फिडेंस इंटरवल में। हाँ तो इसका जो आंसर आएगा एक्चुअली वहां पे तुम देखो पूल्ड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जब क्या है यहाँ पे कि एक दो सैंपल है और बताया नहीं कहाँ से लिया गया है, तो दोनों का जब इसमें ये a और b आया कहाँ से, वो रेफरेंस समझ नहीं आ रहा। लाइक अगर a b को मैं हटा दूँ तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन t m plus n minus 2 ऐसा है, बट a b का रेफरेंस समझ नहीं आ रहा। जैसे न्यूमरेटर में क्या है, हाँ अगर ए एन भी नहीं होगा तो बी ऑप्शन होगा। अरे या क्या है कुछ दिया नहीं। न्यूमरेटर उसके साथ लाओ, इसका न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड नॉर्मल कैसे बन रहा है वो,
तुम्हें क्या जरूरत पड़ती है न्यूमरेटर में? इसको सिग्मा 1 से डिवाइड करेंगे, यस सर। यहाँ सिग्मा 2 से डिवाइड करोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए? सर आई गेस इसके वेरिएंस को a स्क्वायर और b स्क्वायर यूज किया तो ऐसा फॉर्म आ जाएगा। हाँ उसने लिखा नहीं है ना, उसको लिखना चाहिए ए बी क्या है। आई गेस ये पूल कॉन्फिडेंस से करना पड़ता है अगर हाँ, हाँ। a और b आंसर अकॉर्डिंग तो हाँ हो सकता है ये बोली जाओ एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर बाई एम सिग्मा स्क्वायर बाई एन। एक सैंपल साइज n का है ना तो उसका वेरिएंस b होगा, ठीक है ना, और एक सैंपल साइज एक m का होगा एक n का होगा। तो m वाले का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिया है तो पहले सैंपल का वेरिएंस a है, दूसरे सैंपल का वेरिएंस b है, उससे कर लो हो जाएगा। सो ए बी आर वेरिएंसेस ऑफ डिफरेंट सैंपल्स। एक सैंपल का वेरिएंस है दूसरे का, मतलब ए नहीं, ए स्टैंडर्ड डेविएशन है a स्क्वायर b स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर होता है ना तो सिग्मा स्क्वायर की जगह एक सैंपल में a स्क्वायर दूसरे सैंपल में b स्क्वायर है तो उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, एक मिनट इसको बोलता हूँ। ठीक है, अब कौन सा है? सॉरी, हाँ 37। इसका भी करेक्टेड, इसका भी रीटाइप करके मिल जाएगा नेक्स्ट वीक तक। तो और भी असाइनमेंट, बहुत सारे असाइनमेंट बन रहे हैं अभी 1 नवंबर तक, बहुत सारे असाइनमेंट। तो 1 नवंबर के बाद हम लोग डेली ऐसी डिस्कशन ही होगा। मैं सुबह पीडीएफ भेज दूंगा एक 100 क्वेश्चन का, आप दिन भर में ट्राई करना, फिर शाम को उसका डिस्कशन होगा। एक दिन टेस्ट, एक दिन असाइनमेंट, या देखते हैं। तो ऐसे डिस्कशन ही होगा 1 नवंबर के बाद। हाँ 36 सर 2021 का क्वेश्चन है सर, प्लीज करवा दीजिए। अब मैं आपको सेंड कर रही हूँ। तुमको बीच में कैसे याद आ जाता है कुछ और, जो कुछ और चल रहा है अभी। ठीक है, अभी भेजो, तुम ग्रुप पे भेजो, अभी देखते हैं जब अभी चेक करूंगा तो इसके बाद। हाँ 34 में क्या होगा? तो x1 x2 बी द इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, मीन 0 वेरिएंस 1 है। तो z का तो मीन ऐसे ही 0 आ जाएगा, दिख रहा है आपको, है ना। तो मीन लगा दोगे तो x1 और ui इंडिपेंडेंट है तो मीन तो ऐसे ही 0 आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आप ब्रेक करोगे, इसको सेपरेट कर लो डिनोमिनेटर को। तो e ऑफ x1 e ऑफ u अपॉन रूट अंडर u स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस e ऑफ x2 अलग अलग हो जाएगा तो मीन तो 0 आ जाएगा। वेरिएंस तो उससे बेटर है कि आप पहले वो निकाल लो। अच्छा, तो कॉची 0 1 का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कॉची का तो मीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर C सही हुआ तो ए बी दोनों सही नहीं होगा, है ना। तो या तो ए बी डी सही है या फिर C सही होगा, इस तरीके से कुछ। तो क्योंकि D सही हुआ तो ए बी भी सही होगा। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ नहीं आया एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे मीन का बोल रहा हूँ, मीन तो इजी है ना फाइंड करना इसका। जैसे अगर तुम्हारे पास क्या बोला है, x1 x2 क्या है, नॉर्मल 0 1 है ना, और u1 u2 क्या है, यूनिफॉर्म 0 1 है। एक्चुअली इसमें कुछ क्वेश्चन है विकिपीडिया डायरेक्टली उठा लिया, तुम गूगल कर लोगे ना इसे नॉर्मल को, तो डायरेक्टली विकिपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन आते हैं उससे इसने बना रखा है ऐसे ही, जिसका कोई बहुत डायरेक्ट तरीका नहीं है सॉल्व करने का। फिर भी देखो, मतलब प्रूफ कर सकते हैं ऐसे।
तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास, मान लो t है x1 u1 x2 u2 अपॉन रूट अंडर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर सकते हो तुम, x1 अपॉन दिस एंड प्लस x2। और ये इंडिपेंडेंट है इस वजह से। हाँ, तो इसका मीन लगा लो सीधा सीधा, आप एक्सपेक्टेशन लगा लो ना e ऑफ t, तो e ऑफ x1 जो कि 0 है प्लस e ऑफ दिस क्वांटिटी e ऑफ x2 इंटू e ऑफ दिस, तो फाइनली आ गया 0। तो अब यूनिफॉर्म 0 1 का स्क्वायर क्या फॉलो करता है? क्या होता है यूनिफॉर्म 0 1 का डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर? ऐसा स्टैंडर्ड बड़ा नहीं से निकालना नहीं। हाँ, ऐसा कोई स्टैंडर्ड है नहीं है। क्या कुछ दिया है, बट क्या? बीटा फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड ऐसा कुछ नहीं है। मतलब x रेज़ टू n का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1/n, 1 ऐसा कुछ। तो जहां सिर्फ बीटा लिखा हो बीटा 1 होगा, ठीक है ना। जहां सिर्फ बीटा लिखते हैं तो वो बीटा फर्स्ट काइंड होगा, अदरवाइज बाकी जगह बीटा 2 लिखा होगा या बीटा प्राइम लिखा होगा। तो उसको प्रूव कर सकते हैं ना हम लोग, मतलब प्रूव तो कर ही सकते हैं, वो चीज है। अच्छा, हाँ ना, विकिपीडिया पे ये कौन सा ना, सर इसको x1 by root over u1 square plus u2 square करके हम इसको t2 डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे फिर तो हो जाएगा ना। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं। u1 अलग रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट रहेगा वो। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल 0 1 है और ये क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो यूनिफॉर्म 0 1 है, टी कैसे बनेगा? u तो यूनिफॉर्म है ना। हाँ ये मैंने तो सोचा था x1 स्क्वायर है। हाँ, यहाँ पे u1 u2 यूनिफॉर्म है, तो बीटा का सम क्या होता है? सम ऑफ बीटा क्या होगा, ये प्रूव करना पड़ेगा इसको। बीटा का मान तो बन रहा है सर, ये बीटा हो रहा है सर, बीटा फर्स्ट काइंड। कौन सा? सर वाज u1 स्क्वायर। हाँ, u1 स्क्वायर बीटा बनेगा, ठीक है। 1, 1 बीटा बनेगा सर हाफ 1 होगा सर। बीटा में क्या बन रहा है? 1 बीटा में क्या? सर if y of y is बीटा फर्स्ट काइंड होगा। अच्छा, तो बीटा z मतलब 1/2 मतलब उसका जो मतलब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिया है u1 स्क्वायर का, उससे निकल रहा है हाफ z टू द पावर हाफ माइनस 1, उसको 1 माइनस z टू द पावर 1 माइनस 1, तो फिर बीटा हाफ 1 हो रहा है। ओके। फिर वो बीटा हाफ 1 को हम काई स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था ना काई स्क्वायर इक्वल फॉलोज बीटा n by 2 कॉमा हाफ। हाँ, काई स्क्वायर ठीक है। बीटा गामा ना, बीटा नहीं गामा। हाँ, बीटा नहीं गामा। ओ गामा। सॉरी, ये तो गामा है। मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर है y स्क्वायर का बीटा हाफ कर रहा है। ओके, तो अभी के लिए क्या होगा, तो हाउ टू ट्रांसफॉर्म, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो। सो रेंज क्या है इसका, x1 कोई भी है, यूनिफॉर्म 0 1, यूनिफॉर्म 0 1, तो t का रेंज क्या आएगा? देखो, पहले वाला कॉची होगा नहीं, क्योंकि मीन इसका 0 आ गया, तो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं। अब इसका वेरिएंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो वेरिएंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर मैं इसका
वेरिएंस निकाल देता हूँ। तो वेरिएंस के लिए आप क्या करोगे, ई ऑफ टी स्क्वायर निकालोगे। ई ऑफ टी स्क्वायर लगाएंगे तो एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, प्लस में ऐसे ही x2 स्क्वायर u2 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, फिर 2 टाइम x1 x2 u1 u2 अपॉन रूट अंडर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, खत्म हो जाएगा ना 2ab। तो अब ये कितना आएगा, इसको ओपन करो जरा। तो अगेन x1 तो इंडिपेंडेंट है ui से ना, तो ex1 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के। ऐसे ex2 स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2x1 x2 यहाँ से 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा आपका 1 इंटू, देखो e ऑफ दिस प्लस e ऑफ दिस, वो ऐड होकर खुद ही 1 हो जाएगा। तो यहाँ से e ऑफ टी स्क्वायर 1 आ जाएगा, चेक कर लो ध्यान से, समझ पा रहे क्या कह रहा हूँ, e ऑफ x1 स्क्वायर इंटू e ऑफ रेस्ट प्लस e ऑफ x2 स्क्वायर e ऑफ रेस्ट, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 1 ऑलरेडी है क्योंकि ये नॉर्मल 0 1 था। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो जो एक्स्ट्रा बचा, तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर प्लस u2 कट के 1 हो गया, तो 1 ही हो गया, कहने मतलब 1 आ गया। तो मीन इसका 0 हो गया और वेरिएंस 1 हो गया, ये सही है ना। तो e ऑफ t इज 0 एंड e ऑफ t स्क्वायर इज 0 1, तो मतलब यहाँ से आ गया वेरिएंस ऑफ t इज 1, तो क्योंकि मीन 0 है ना इसीलिए। अब क्वेश्चन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ये स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम हो जाएगा 1, नहीं इसका ये और ये, इसके स्क्वायर का सम क्या होगा, मतलब ऐसे सम तो 1 नहीं होगा लेकिन स्क्वायर का सम 1 होगा, राइट। लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये है। एंड तो लैम्डा 1 टाइम x1 प्लस लैम्डा 2 टाइम x2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, अगर ऐसे मैं लैम्डा 1 और 2 में कांस्टेंट मान के चलूं तो ये बनेगा नॉर्मल विथ मीन व्हाट, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है ना, एंड वेरिएंस वैसे ही आ जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर। सर दो बीटा वेरिएंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे गामा ऐड हो जाता है उसके पैरामीटर्स ऐड हो जाते हैं, ऐड तो कर सकते हैं। उसका आंसर क्या आता है, सम ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है जी, देखा है। तो ये बीटा ही होगा, सम ऑफ 2 बीटा, लेकिन उसमें ये है कि लाइक इसका स्पेशल केस है। डायरेक्ट का कोई रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट हमने क्लास में नहीं किया ना, बीटा का डायरेक्ट कोई सम बीटा तो नहीं आएगा, इसीलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। बुक में तो कुछ रिजल्ट नहीं है क्योंकि mgf को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें, सर, एमजीएफ भी, लेकिन इसका mgf बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है तो बीटा बनाएगा नहीं एक्चुअली, बीटा तो नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन हमें ये कंक्लूड करना, हमने मीन वेरिएंस कंक्लूड किए, अब हमें कंक्लूड करना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालेंगे ना तो यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सर u1 by root over u1 square plus u2 square, इसका सर ट्रांसफॉर्म
थीटा थीटा से वन टू उससे फॉलो कर रहा मैंने कहीं किया था तो मुझे अब याद नहीं है। क्या फॉलो कर रहा है वो? सर वो कुछ नॉर्मल फॉलो कर रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, था ये क्वेश्चन तो ये 0 1 के बीच का है, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो पॉजिटिव है, ये कोई रियल नंबर पॉजिटिव, कोई रियल नंबर सम जरूरी नहीं, ऐसा ही मुझे लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन डेटा से आ रहा था सर, मैंने किया था पहले कहीं। किसका? इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे का? नहीं u1/√u1² + u2², इसको ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। क्या इसका सपोर्ट क्या हो, पहले ये बताओ, इसका सपोर्ट क्या है? u1 0 से 1 के बीच है और डिनोमिनेटर भी 0 से 1 का ही है, तो सम मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो 0 से 2 हो सकता है ये। तो रेशियो लेंगे 0 1 और 0 2 के बीच के नंबर का रेशियो लेंगे तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, रेशियो तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये सर नेट का क्वेश्चन है लगता है। नहीं एग्जाम में ऐसे उटपटांग क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में बहुत सटीक से क्वेश्चन आते हैं, वो है ना। नहीं जैम का नहीं सर, ये सर नेट का क्वेश्चन है ये। ओके, हो सकता है, देखना उसमें क्या है। तो इसका आंसर का मीन वेरिएंस यही है, तो पहला तो ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। अब सी तो गलत होगा क्योंकि कॉची होगा तो मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जेड नॉर्मल 0 1 हो सकता है, श्योर नहीं है, तो उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये हमें चेक करना, हाँ किसी एग्जाम का नेट रूट का हो सकता है, उस लेवल का नेट जेआरएफ का, सो ये सर नेट में हाँ, तो 60 और 70 तो चेक करना पड़ेगा तुम्हें इसका आंसर क्या है। तो अभी के लिए ए भी ट्रू है, ठीक है ना, और सी तो गलत है पक्का, डी चेक करना पड़ेगा, डी के लिए हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। डी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना पड़ेगा पूरे टर्म में। हाँ, नहीं तो कुछ ऐसा एमजीएफ निकाल सकते हैं इसका, एमजीएफ निकाल लो, लेकिन एमजीएफ के लिए यू कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर, यहाँ से नहीं आएगा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन ही लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर u1 स्क्वायर है ना, तो सर u1 = r cos थीटा और u2 = r sin थीटा ऐसे लेंगे तो r का रेंज आ जाएगा 0 से इंफिनिटी तक, और sin थीटा cos थीटा का रेंज आ जाएगा 0 से π/2। r 0 से 1 ही होगा, तो क्योंकि ये u की वैल्यू 0 से 1 है ना, तो r 0 से 1 में रहेगा, तो मुझसे भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो अगर z नॉर्मल वन फॉलो करता है तो इसकी जो सब इसका जो सपोर्ट है -∞ +∞ जाएगा ना। हाँ z का हाँ, तो वो क्या आएगा, अगर हम लोग जैसे इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाते तो हमें जॉइंट पीरियड लिखना होगा x1 और ये u1 का। तो x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा, क्या इस तरह का नंबर नॉर्मल फॉलो करता है? नॉर्मल टू नॉर्मल का लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल होगा ना, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो है नहीं। अगर इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो मान लो ये बाईवेरिएट नॉर्मल भी अगर है, सो बाईवेरिएट में नॉर्मल होने के लिए क्या होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल 0 1, क्योंकि ये इसने रिड्यूस कर दिया ना, में भी ट्रू हो सकता है ये, क्योंकि u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर है ना ये मिलके, तो जेड को प्रूव करना पड़ेगा, ए भी ट्रू है, डी चेक करना पड़ेगा हमें, तो उसका प्रूफ देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो प्रूफ हम सिंपली वही कर सकते हैं, r cos थीटा प्लस r sin थीटा, उससे भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, तो x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा, लेकिन वहाँ पे ये है कि cos थीटा किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव ही लेना है मुझे, ठीक है। एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, सो लीनियर कॉम्बिनेशन इज दिस 0, cos प्लस साइन 0 कब होता है, साइन cos बराबर माइनस साइन, सर पोलर ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं वो प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए, बोलो इसका प्रूफ देखना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, ठीक है, इसको प्रूफ करके देखते हैं, तुम भी ट्राई करना, क्योंकि बाकी ए भी तो ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इसका नेक्स्ट बताओ, टाइम ज़्यादा किल नहीं करते, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। सर प्लीज सर प्रूफ एक बार चेक कीजिए सर प्लीज।
कौन सा ग्रुप? कुछ आया तो है नहीं, बताओ। क्वेश्चन 48 सर। अभी 48 पे आते हैं। 48 बहुत आसान क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी सॉल्व करवाए हैं। तुम मैक्सिमम की प्रॉपर्टी यूज करो, ये क्लास में करा चुका हूँ सॉल्व में। सर एक्स मतलब वही चीज तो थोड़ी सी समझा दीजिए ना सर। जो वो एक्स है वो भी रैंडम वेरिएबल, उसका सफिक्स भी वाई रैंडम वेरिएबल है, वो थोड़ा सा बोल दीजिए। हाँ, तो उसको कंडीशनल में कन्वर्ट कर लो। y की जगह मान लो तुम k है और साथ में y का pmf से मल्टीप्लाई करो। तो थोड़ी सी हाँ, इसके बाद करेंगे, अभी बीच में नहीं होगा। हाँ, ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप में और भी डाउट्स हैं ना उसको डिस्कस करेंगे। ये बताओ जी, इसमें और कौन सा क्वेश्चन है? 36। तो ये क्या है? एक्स वाई, एक्स क्या है? नॉर्मल 0 25 है और y कोई रैंडम वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है x से, जिसकी वैल्यू 1 या -1 है सिर्फ। तो विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब x डिस्क्रीट है, नहीं y डिस्क्रीट है और इसका सपोर्ट में -1 या 1 है। तो z तुम्हें डिफाइन कर रखा है xy प्लस x अपॉन वाई। तो x कॉमन ले लो, y प्लस 1 अपॉन वाई, और वहाँ x कॉमन लोगे y माइनस 1 अपॉन वाई। तो आपसे पूछ रहा है कि z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? इस तरह क्वेश्चन में क्या करोगे? एक बार y की जगह 0, एक बार 1 रख दो। टोटल प्रॉपर्टी आता है, उसको यूज कर लो। जैसे अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो y की वैल्यू क्या है? या तो 1 है या -1 है ना? सो y या तो 1 है या -1 है, तो दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। सो y बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ है एंड y इज इक्वल टू -1 की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो क्या होगा? तुम्हारा जैसे मान लो डिफाइन कर रखा है z है xy प्लस x अपॉन वाई। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है? जब y 1 होगी तो क्या वैल्यू होगी? तो जब y 1 है तो z की वैल्यू है तुम्हारे पास 2x, 2x, और y जब -1 है तो z की वैल्यू कितनी है? -2x। हाँ, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अभी? टू एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? x का क्या था? x का था नॉर्मल 0,25। तो 2x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सो मीन तो 0 रहेगा, वेरिएंस 4 टाइम, तो नॉर्मल 0 100 हो गया। ये भी वही रहेगा, नॉर्मल 0 100 ही रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ से कहने का ये मतलब है कि तुम्हारा जो z है और ये w था कि xy माइनस x बाई वाई, है ना, बीच में माइनस लगा रखा है। तो सेम चीजें हैं, w भी क्या होगी? जब y 1 है तो उस केस में w जो होंगी, जब y 1 है w क्या होगी? 0, और जब y -1 है तो w क्या होगी? तब भी 0 होगी। चेक करो, नहीं तब देख लो एक बारी। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है, y -1 बाई वाई, तो माइनस सेम नंबर तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो तब भी 0 हो जाएगा। हाँ है ना? तो कहने का मतलब ये हो गया। तुम्हें अब क्या निकालना है इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो हाँ नेट में ज़्यादा आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, नेट JRF में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ z का डिस्ट्रीब्यूशन, तो z देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर z के CDF से स्टार्ट करूँ मैं, तो क्या मतलब है कि ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। इसका मतलब हो गया कि कैपिटल Z लेस देन स्मॉल z इंटरसेक्शन या तो y 1 है या y -1 है। क्या यूज कर रहा हूँ? टोटल प्रोबेबिलिटी, जो शुरू में कॉन्सेप्ट बताए थे कि दो ही पॉसिबिलिटी, या तो y 1 है या y -1, E1 E2। मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसके साथ इंटरसेक्शन, इसके साथ डिसजॉइंट है
तो सिंपली सम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E2। तो यहाँ से क्या हो गया कि जब y बराबर 1 है तो z की वैल्यू क्या हो जा रही है, व्हाट इज z, 2x ना। 2x तो प्रोबेबिलिटी 2x लेस देन इक्वल टू z इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1 प्लस आगे क्या होगा फिर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू z इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू -1। अब x और y तो इंडिपेंडेंट था तो ब्रेक कर दो, तो ब्रेक कर दोगे तो y बराबर 1 हाफ हो गया और 2x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाँ तो उसका CDF हो गया, CDF ऑफ 2x। सो मान लो उसको z बोल दो, हाँ नो z 2x और एट z ये भी हाफ और -2x और 2x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो दोनों का CDF कॉमन होगा तो इसको यही बोल दो 2x z ये हाफ हो गया। तो कहने का मतलब f ऑफ 2x एट z, कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ z का डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा वही डिस्ट्रीब्यूशन है 0 100, तो z भी नॉर्मल 0 100 ही होगा, ठीक है। और w क्या होगा, w की वैल्यू हर केस में प्रोबेबिलिटी 0 ही है, इसका क्या मतलब है, सो w गिवन है ना, w गिवन y इज इक्वल टू 1। तो मैं अगर वहां से भी स्टार्ट करूं सेम तरीके से, अगर मैं निकालूंगा दोनों केस में 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ आएगा क्या 0 लेस देन w y इक्वल 1, 0 लेस देन w y इक्वल -1। अब 0 लेस देन w है, इसका मतलब हो गया w क्या ले रहे हो तुम, सो योर w इज यहाँ पे था x कॉमन लिया y - 1/y, x तो कोई भी रियल नंबर है ना, तो w को क्या लिखोगे तुम, व्हाट विल यू राइट, व्हेन y इज 1 0 y इज 0 ही हो गया ना, तो क्या डीजेनरेट ही है, तो चेक कर लो कब, जब एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आ रहा है ना ये वाला है कि ये तुम्हारे पास था w गिवन y है ना, y कुछ भी गिवन हो चाहे 1 या -1, दोनों केस में क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी। अच्छा अगर मैं पूछूं तुमसे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ w, एक्स वाई में सुनो y तो 1 है या -1, दोनों केस में 0 ही है वैल्यू, तो क्या ही फर्क पड़ता है, पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा। मैं इस तरीके से प्रूफ करूं अगर तो क्या होगा 0 लेस देन w y बराबर 1, 0 लेस देन w तो w मोर देन 0 और यहाँ आ जाएगा हाफ प्लस हाफ, मतलब वैसे तो 0 आ जाएगा लेस देन 0 के लिए और मोर देन 0 के लिए 1 आ जाएगी। तो अगर तुम निकालूं इसको मैं अगर जैसे अगर तुम चाहो तो मैं w का CDF निकालूं पड़ेगी, एट 0 w की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी और अदर देन 0 रहेगी, ठीक है ना। एक्चुअली w लेस देन 0 है, तुम चाहो तो CDF निकाल कर देख लो w का एट w, तो ये 0 आएगी। तो जब w पॉजिटिव है तो CDF ऑफ w निकाल कर देखो ये 1 आ जाएगी। कहने का मतलब है कि ये डीजेनरेट है, वो दिख भी रहा है कि चाहे E1 हो या E2 हो दोनों मिला के 0 ही है, तो ये डीजेनरेट है, w इज डीजेनरेट एट 0, हाँ डीजेनरेट एट 0 है। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे, z का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, w का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे z नॉर्मल 0 100 है, सही बात है, z 0 5 स्क्वायर गलत है, w यही है हाँ कि PMF 1 है, ठीक है, ABC सही है, तो A और C सही है। अब बोल रहा है z प्लस w बाई 100 का स्क्वायर जो होगा वो का स्क्वायर 1 होगा, तो z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, तो w तो 0 है ना हर केस में, तो w को तुम 0 रख दो, w का तो 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1 है, तो w इज इक्विवेलेंट टू 0 पे पूरा मास है इसका, तो w को 0 रख दो, तो z बाई 10 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हाँ तो z स्क्वायर का स्क्वायर 1, ठीक है, तो A है ना C D सही हो जाएगा, क्योंकि W 0 है ना यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट बताओ। जैसे डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस साथ में दे रखा होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही लगता है टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरी में लगती है। हाँ उससे डिस्क्रीट की
वैल्यू रख के और हम कंटिन्यूअस के लिए check देख करते लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट बताओ। 39 So V1, V2, V3, X1, X2, X3 with the independent and identically distributed normal 0, 1. तो क्या होगा इसका आंसर? न्यूमरेटर, ये उस तरह का क्वेश्चन हो गया जो पीछे भी था ऐसा, वो यूनिफॉर्म था वहां पे, यहाँ नॉर्मल है,